हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो जैसा कि हमने एक पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं हम, जिसमें हमने अमर जी का इंटरव्यू लिया था और अमर जी से हमने जाना था कि किस तरीके से उन्होंने बांदा से निकल के, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से निकल के आज एक मुकाम हासिल किया है। तो उसी कहानी को हम आज आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई पूरी होने के बाद और उन्होंने जो है सरकारी एग्जाम के लिए कोचिंग ली और कोचिंग लेने के बाद उनकी आगे क्या कहानी रही, उन्होंने कहाँ काम किया, कहाँ कहाँ किस किस संस्था में काम किया, वो सारी चीज आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसे हैं अमर जी आप? बढ़िया बढ़िया। और क्या हाल चाल? बढ़िया है वो। तो अमर जी, आप अपना एक शॉर्ट जो है एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जो व्यूअर्स आपको नहीं जानते, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो आपको जान जाए। ठीक है सर, मेरा नाम अमर है। मैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी लगभग ज्यादातर शिक्षा मैंने बांदा से ही पूर्ण करी है। अच्छा, ठीक है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं। ठीक है, आपने बताया था पिछले वाले हमारे ब्लॉग में कि जो है आपने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया, उसके बाद आप इलाहाबाद जो है कोचिंग करने चले गए। ठीक है, तो इलाहाबाद जब आप कोचिंग करने गई तो आप बता रहे थे हमारे ब्लॉग में कि इलाहाबाद कोचिंग करने के दौरान आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, क्या क्या वहाँ समस्या आई थी, कितनी फीस थी, ये सारी चीजें आपने हमारे पहले वाले पार्ट 1 में बता चुके हैं। तो अब यहीं से आगे की कहानी हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप वहाँ तैयारी करने गए थे तो आपने किस टाइप का बैच लिया था और किस कोर्स के लिए आपने वहाँ पे बैच लिया था, तो आप थोड़ा बताइए हमें। सर, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि घर वालों ने 2 ऑप्शन दिए थे कि आपको बीटेक करना है या मतलब डिप्लोमा की कोचिंग करना आगे फर्दर। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि कोचिंग करना सही रहेगा, एक बार कोचिंग करके देख लेते हैं, है ना। तो इसके बाद हम कोचिंग करने गए इलाहाबाद। वहाँ मैंने आपको बताया था कि फीस का क्या सिस्टम था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर कोचिंग ऐसा था वहाँ पे कि जो हमारी कोचिंग थी, जहाँ पे हमने एडमिशन लिया था, वो एसएससी जेई ओरिएंटेड कोचिंग थी। वो मतलब एसएससी जेई को ध्यान में रख के तैयारी कराते थे कि एसएससी जेई उनका मेन कोर्स वही था, उसके लिए कराते थे। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि एसएससी जेई, तो जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो जो लोग इस फील्ड से हैं वो सब जानते होंगे कि एसएससी जेई क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँ कि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर के लिए, जैसे सीजीएल के लिए निकालता है, एमटीएस के लिए निकालता है, सीएचएसएल, वैसे जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकालता है। लगभग हर साल वैकेंसी निकालता है और इसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, ठीक है, सॉरी सीपीडब्ल्यूडी हो गया, और सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, बीआरओ हो गया, एमईएस हो गया, एनटीआरओ हो गया। तो ये कई सारे डिपार्टमेंट का जो एक कंबाइंड जो पेपर लेता है एसएससी जेई। तो आपने एसएससी जेई की, आपने बताया कि आपने कोचिंग ज्वाइन की, तो एसएससी जेई फिर आगे आप बताइए। एसएससी जेई में ये था कि टेक्निकल, उसमें जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो हमारे अलग अलग टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट थे। ज्यादातर तो वो टेक्निकल पे ही फोकस करते थे क्योंकि नॉन टेक तो उतना नहीं आता और बाकी एग्जाम को देखते हुए भी वो टेक्निकल पे ही ज्यादा फोकस करते थे, है ना। तो फिर कोचिंग हमने चालू की। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपने जो कोचिंग ज्वाइन की उसमें 2 तरीके के बैच जनरली कोचिंग वाले चलाते हैं। तो एक तो टेक्निकल का बैच होता है, जो आपके डिप्लोमा के सब्जेक्ट हैं केवल वही पढ़ाते हैं, और एक होता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो आपने कौन सा बैच ज्वाइन किया और क्या सोच के बैच ज्वाइन किया कि आपको नॉन टेक्निकल वाले एग्जाम भी देने हैं या सिर्फ टेक्निकल पे ही रहना है? मैंने तो टेक्निकल नॉन टेक का बैच ज्वाइन करा था क्योंकि अब ये था कि हमें तो तब एसएससी जेई ही पता था एक एग्जाम की, ये एक एग्जाम है। क्योंकि शुरुआत में आदमी को उतनी नॉलेज नहीं होती एग्जाम की कि कौन कौन से एग्जाम है। तो उस टाइम पे तो एसएससी जेई पता था, तो उसी को ध्यान में रखकर तैयारी करनी थी। तो मैंने एसएससी जेई के हिसाब से टेक्निकल प्लस नॉन टेक का बैच ले लिया। और कितने टाइम तक कोचिंग की और कोचिंग का अनुभव आपका कैसा रहा? आप जो है इसको 2 मिनट में खत्म करिएगा। जी जी, कोचिंग का अनुभव बहुत ही सही रहा मेरा। मतलब जब मैं गया तो मुझे कुछ अलग फील हुआ कि हाँ, ये कुछ हम मतलब कुछ स्किल डेवलपमेंट या पढ़ाई हम अच्छे से कर रहे हैं उसको देखते हुए। तो कोचिंग मैंने 6 महीने करी थी, मतलब शुरुआत के
तो उन्होंने 1 साल का टाइम दिया था कि 1 साल में हम कोर्स करा देंगे आपका। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक टाइमलाइन जानना चाहूंगा कि आपने डिप्लोमा किस ईयर में किया और कोचिंग किस ईयर तक खत्म कर दिया आपने? मैंने 2019 में डिप्लोमा करा था, इसके बाद मैं 19 में ही चला गया था कोचिंग करने, वही अगस्त सितंबर के आसपास। फिर अगले साल फरवरी 2020 में, फरवरी मार्च के आसपास तक कोचिंग हुई थी, लगभग 7-8 महीने हो गए थे। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड तक ये था कि ज्यादातर मेन सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए थे हमारे, अच्छा, है ना। इसके बाद कोविड आ गया। फिर कोविड के बाद उन्होंने बोला कि कोचिंग हम ऑनलाइन करा देंगे जो सब्जेक्ट आपके बचे हैं, क्योंकि 4-5 महीने चले गए थे कोविड के टाइम पे। फिर उन्होंने ऑनलाइन कराया, फिर हमने ऑनलाइन कर लिए जो भी सब्जेक्ट बचे थे। इसके बाद फर्दर जो सब्जेक्ट और बचे थे तो और भी यूट्यूब में चैनल थे, उनके द्वारा मैंने वो सब्जेक्ट अच्छा, कंप्लीट। तो ये आपकी कोचिंग की जर्नी हो गई। आपने डिप्लोमा किया 2019 में और 2020 में आपने कोचिंग कंप्लीट कर ली। जी ठीक है। अब 2020 के बाद कोरोना आया, ये सारी चीजें हुई, पूरी दुनिया ने देखा कोरोना महामारी के दौरान कितना जो है नुकसान हुआ। ठीक है, अब आप ये बताइए कोरोना के बाद फिर आपने फर्दर क्या एग्जाम वगैरह कौन कौन से एग्जाम दिए, या फिर आपने कोई प्राइवेट नौकरी की, या फिर आपने क्या किया उसके बाद कोचिंग के बाद? जैसे ही मैं कोविड के बाद मैंने सबसे पहला एग्जाम दिया था एसएससी जेई का। अच्छा, क्योंकि तैयारी उसी की थी, तो पहला एग्जाम वही था मेरा, है ना। लेकिन उसमें मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे, क्योंकि पहला एग्जाम होता है, थोड़ा सा नर्वस भी होता है आदमी, है ना। तो उस हिसाब से मेरा एग्जाम गया नहीं जिस हिसाब से जाना चाहिए था। अच्छा, तो मुझे लगा कि चलो अभी तो बहुत पीछे हम, है ना। फिर इसके बाद और भी एग्जाम आए 1-2 पीएसयू के छोटे छोटे, वो मैंने दिए। फिर फर्दर तैयारी करता रहा मैं इस फेज में। अच्छा, तैयारी को मैंने छोड़ा नहीं, मैं कंटिन्यू करता रहा तैयारी कि जो जो कमी मुझे लगी मैंने और अपना पढ़ाई करी, अलग अलग बुक जो भी थे, है ना। इसके बाद फिर मैंने एक अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकला था। अच्छा, HAL से। अच्छा, HAL लखनऊ से। तो मैंने कहा ये फिल कर देता हूँ, अगर इसमें होता है तो अप्रेंटिसशिप हो जाएगी साथ में और तैयारी भी करता रहूंगा। आप बता रहे हैं कि आपने HAL का फॉर्म भरा अप्रेंटिसशिप का, तो फिर आपने जैसे फॉर्म भरा तो उस फॉर्म का क्या प्रोसेस रहता है? वैसे तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है अप्रेंटिस को लेके, जो व्यूअर्स हमारे साथ नहीं जुड़े उनको बताना चाहूंगा कि अप्रेंटिस के लिए एक हमने वीडियो बनाई है। उसमें हमने जिसने अप्रेंटिस की है ऑलरेडी, ठीक है, किसी संस्था से जिसने अप्रेंटिस की है, और उसका हमने एक इंटरव्यू हमारे चैनल पे हमने डाल रखा है। तो वो ज्यादा अधिक जानकारी के लिए आप जो है उस इंटरव्यू को देख सकते हैं, उससे आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप बताइए कि आपने क्या प्रोसेस रहा, उसमें जो है एग्जाम होता है अप्रेंटिस का या मेरिट बेस पे होता है या इंटरव्यू होता है, किस तरीके से आपने अप्रेंटिस ज्वाइन की, ठीक है, और क्या उसका टाइम पीरियड था, बिल्कुल आप बताइएगा। तो वो तो ऑनलाइन फॉर्म निकलता है उसका ना, और वो होता है डिप्लोमा परसेंटेज के बेस्ड पे। अच्छा ना। तो फिर मैंने वो फॉर्म भरा ऑनलाइन, फिर उसमें मेरा हो गया। तो पहले मैंने सोचा कि ज्वाइन करूं या ना करूं। आपका ये किस ईयर में हुआ था? ये मेरा हो गया था 2022 में। 2022 में आपका HAL में जी अप्रेंटिस के लिए सिलेक्शन हो गया। ठीक है। तो उस टाइम तो बड़ी खुशी हुई कि चलो अप्रेंटिसशिप में ही हो गया। मतलब अब रहता है ना, पहली बार कहीं सिलेक्शन हुआ है, भले ही वो छोटी चीज थी, लेकिन खुशी बहुत हुई थी मुझको बिल्कुल उस चीज में कि हाँ चलो बढ़िया है, कुछ सीखेंगे। अच्छा। और तो फिर मुझे ये था कि मुझे करना ही है अप्रेंटिसशिप। उसमें कोई इफ या बट नहीं था, मैंने इसीलिए भरा था। अच्छा, तो अप्रेंटिस आप कर रहे थे, अप्रेंटिस के दौरान आपको क्या स्टेफन मिलता था, या फिर क्या उसमें कुछ जो है सैलरी या स्टेफन कितना मिलता था आपको? तो फिर मैं गया वहां ज्वाइन किया, उसमें 8,000 रुपए पर मंथ था स्टाइपेंड मेरा। डिप्लोमा? हाँ जी। मैंने ज्वाइन इसलिए करा था क्योंकि वो घर के पास था। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि मैं घर भी आ जाऊंगा, चला जाऊंगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप बहुत दूर से करना वर्थ इट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल, है ना। थोड़ा पास में हो तो आदमी घर भी जा सकता है और अपना तैयारी पे भी फोकस कर सकता है। बिल्कुल। है ना। तो मैंने तब ज्वाइन करा, 8,000 रुपए पर मंथ पड़ता था स्टाइपेंड। तो उसमें ये था कि अपना खर्चा चल जाता था। अच्छा, तो 2022 में आपने अप्रेंटिस किया और 2023 में आपका अप्रेंटिस कंप्लीट हो गया। फिर 2023 के बाद आपने क्या किया, वो थोड़ा हमको बताइए। 2022 से 23 के बीच में जब मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा था तो मेरा गोल तो क्लियर था कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने ही देने हैं। उसमें ये नहीं कि मैं अप्रेंटिसशिप करने लगा तो मैं उसी में लीन हो जाऊं, वो वाली चीज नहीं थी। मैंने उस दौरान भी बहुत एग्जाम दिए। मैं तैयारी को मैंने कंटिन्यू रखा, मैंने हमेशा प्रायोरिटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दी। अच्छा। कि मेरा गोल क्लियर था कि मुझे सिलेक्शन लेना है।
सिलेक्शन लेना है मतलब किसी कोई भी सरकारी नौकरी लग जाए या फिर जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर उसकी नौकरी लगे, मतलब आपका क्या था कि मैं सारे फॉर्म भरूंगा मेरी चाहे नॉन टेक जॉब हो, किस तरीके से आप जो है अपने माइंडसेट को बना रखा था आपने? मेरा माइंडसेट तो था हमेशा से कि मैं टेक्निकल जॉब में अपना मतलब तैयारी करूंगा। अच्छा, टेक्निकल जॉब चाहिए थी मुझको, क्योंकि मेरा जब मैंने टेक्निकल पढ़ा तो मेरा टेक्निकल में मन लगता था, है ना। नॉन टेक ठीक है, ऐसा नहीं था कि नॉन टेक कमजोर था, नॉन टेक में मन तो लगता था लेकिन नॉन टेक तैयारी करने का मन नहीं करता। मतलब ये था कि आपने 3 साल जो डिप्लोमा की पढ़ाई पढ़ी तो उसको ध्यान में रखते हुए जैसे आपने सोचा कि मुझे टेक्निकल लाइन में ही जाना है, ये नहीं कि आप इंजीनियर से सीधा फिर जो है एक नॉन टेक जॉब में आप जाना, ये आपने प्रेफर नहीं किया। तो नहीं। अच्छा, काफी अच्छा डिसीजन था आपका। तो अब हम 2023 में आगे, आपने काफी एग्जाम दिए, तो फिर आपका सिलेक्शन, पहला सिलेक्शन आपका कहाँ हुआ ये आप मेरे को? पहला सिलेक्शन फिर मैंने अप्रेंटिसशिप छोड़ दी। अब अप्रेंटिसशिप छोड़ दी तो घर वालों के मन में भी, और जो भी लोग रहते हैं अगल बगल मान लो। अच्छा, तो आपने अप्रेंटिस कंप्लीट नहीं की? कंप्लीट नहीं की, बीच में कोविड आ गया था। अच्छा, उसकी वजह से आपने छोड़ दी? फिर मैंने फर्दर ज्वाइन करा। अच्छा। 2-3 महीने की जो बची थी। अच्छा। तो मैंने मुझे छोड़ देता हूँ, अब क्या ही है, मुझे अच्छा। पता चल गया था कि अप्रेंटिसशिप का इतना फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा। तो लेकिन फिर मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने कहा 1-2 महीने बचे हैं, चलो इसको कंप्लीट करते हैं। उसको कंप्लीट करा। फिर मैं अब जब कंप्लीट करा तो अब अप्रेंटिसशिप भी लोगों को एक नौकरी लगती है, हाँ, है ना। जब आदमी ज्वाइन करता है कि ये भी एक नौकरी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब आदमी को पता नहीं होता कि वो 1 ही साल का है। बिल्कुल। उनको लगता है कि ये सेटलमेंट हो गया ना। सेटलमेंट 1 साल का है, हो सकता है यहाँ पे हमको रख लें टेम्परेरी बेसिस पे, फिर बाद में परमानेंट करते हैं, ऐसा थोड़ा मिसकंसेप्शन रहता है लोगों के दिमाग में। तो अब ऐसा नहीं है, वहां पे जान पहचान भी थी, वो लोग बोल भी रहे थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस में रख भी लेते हैं ऐसा ही संविदा वगैरह में, बिल्कुल 10-15 हजार पे कि आप रह लो, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मेरा गोल क्लियर था कि मुझे नहीं रहना। बिल्कुल। मैं अपना एग्जाम की तैयारी करूंगा अच्छे से, क्योंकि मेरा मन लग रहा था तैयारी में, है ना। और घर वालों से भी उतना कोई प्रेशर नहीं था मुझको कि बहुत ज्यादा ये था कि तुम्हें करना ही है अभी, बिल्कुल सेटल हो जाओ। तो फिर मैंने फर्दर तैयारी की, है ना, घर पे आने के बाद। लेकिन उस टाइम फेज थोड़ा अलग हो गया था। उस टाइम लगने लगा मुझे अब सिलेक्शन लेना जरूरी है। 2023 के आसपास जब आपकी अप्रेंटिस कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप तो आपको लगा कि अब क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ होगा नहीं उस टाइम, जब तो ये है कि अप्रेंटिस चल रही है, चलो चल रही है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका पहला सिलेक्शन या पहला एग्जाम कौन सा निकला? उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको, जैसे आप तैयारी करते हैं तो आपका 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, तो क्या ऐसे कुछ एग्जाम थे आपके जो 2-4 नंबर से रह रहे थे? बिल्कुल थे सर, क्योंकि मैंने इस फेज में बहुत एग्जाम दिए। मैंने टेक्निकल के लगभग, मैकेनिकल स्ट्रीम से जो भी डिप्लोमा लेवल पे एग्जाम निकलते थे मैंने लगभग सारे दिए होंगे, चाहे वो दूर हो चाहे पास हो। लगभग सारे दिए, हर पीएसयू के जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, है ना, सारे दिए। तो उसमें मेरे कुछ एग्जाम थे जो रह गए, क्योंकि फिर मैंने उस बीच में एसएससी जेई के 2-3 बार एग्जाम दिए प्री के, मेरे हर बार क्वालिफाई होने लगे। प्री मेरा हर बार निकलता था। मैंने जब से 1 साल के बाद दिया था डिप्लोमा, जब मेरी कोचिंग कंप्लीट होती, उसके बाद एसएससी जेई मुझको समझ में आ गया था ये पेपर निकालना कैसे है। क्योंकि प्री ऐसा था कि वो पता चल जाता ना एसएससी जेई के सिलेबस से, बिल्कुल फिक्स सिलेबस है। फिक्स सिलेबस है। जैसे एसएससी जेई में क्या दोस्तों, चाहे आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, उसमें 100 नंबर का जो है आपके पास नॉन टैग होगा, जिसमें 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर का नॉन टैग। तो रीजनिंग में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 50 में से लोगों के 49 भी आते हैं, 50 भी आते हैं, 48 भी आते हैं, ठीक है, 47 भी आते हैं। उसके बाद फिर नॉन टेक वाला पार्ट आता है, जिसमें थोड़ा इंजीनियर्स जो लोग हैं वो थोड़ा सा उसको कम प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन उसमें भी 10-20 15-20 नंबर आराम से आपके बन जाते हैं। उसके बाद टेक्निकल तो आपका स्ट्रॉन्ग होता ही है। तो आप मेरे को ये बताइए अमर जी कि आपने एसएससी जेई दिया, बहुत सारे पीएसयूज के एग्जाम दिए, स्टेट के एग्जाम दिए, तो वो आप बताइए जब आपका जो है पहला सिलेक्शन कहीं जहां भी हुआ तो वो किस टाइम पीरियड पे हुआ, कौन से ईयर में हुआ, और आपको कितनी खुशी हुई अपने पहले सिलेक्शन को लेकर? मेरा पहला सिलेक्शन हुआ 2023 में ही। अच्छा। 3-4 महीने मुझे तैयारी करते हो गए थे घर में, है ना। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ पहले सेल में। सेल एक पीएसयू है, अच्छा, जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं, एक महारत्न पीएसयू है वो। बिल्कुल। तो पहला सिलेक्शन मेरा हुआ वहां पे। अच्छा, महारत्न पीएसयू है? हाँ। अच्छा। लेकिन वहां पे हुआ मेरा दूर था, मेरा हुआ राउरकेला वाली यूनिट है। आपका सेल में
एज अ जूनियर इंजीनियर? वहां पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट नहीं है जो अच्छा। डिप्लोमा लेवल पे तो निकलती आपका है। किस पोस्ट पे हुआ था? वो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी है पोस्ट का नाम। अच्छा, तो 2023 में लगभग अगस्त सितंबर, अगर if I'm हाँ, wrong, या अगस्त सितंबर के आसपास आपका जो है, सॉरी, तो 2023 में अगस्त सितंबर के आसपास आपका सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जी, इसमें आपका ग्रेड कम टेक्नीशियन, ऑपरेशन कम टेक्नीशियन ट्रेन। ऑपरेशन कम टेक्नीशियन, इसमें आपका सिलेक्शन हुआ जी, सबसे पहली बार। तो सबसे पहली बार आपका सिलेक्शन हुआ, उस दौरान आप कहाँ थे? घर पे थे या फिर कहीं बाहर किसी कोचिंग में, मतलब आप तैयारी कर रहे थे या फिर? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले आपने किसको बताया, और वो थोड़ा बताइए, आपको क्या महसूस हुआ, कितनी खुशी हुई, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए। पहला सिलेक्शन जब मेरा हुआ, मैं उस टाइम घर पे ही था, लगभग दोपहर का टाइम होगा। तो सबसे पहले तो मैंने मम्मी को बताया था अपनी अच्छा। कि मम्मी सिलेक्शन हो गया। और उस टाइम बहुत खुशी हुई थी। अब ऐसी खुशी थी कि मैं ना उसको जाहिर कर पा रहा था, है ना। उस टाइम जब सिलेक्शन हुआ, पापा भी घर ही में थे, तो मम्मी को बताने के बाद मैंने पापा को बताया। तो मैंने बोल दिया कि अभी मत बताना, क्योंकि जब तक कंप्लीट ना हो जाए तो एक रहता है ना कि अभी मान लो नहीं हुआ बाद में और हमने हर जगह बता दिया तो वो वाली चीज हो जाती है। तो मैंने बताया कि चलो इसमें हो गया। तब तो उस टाइम तो बहुत अच्छा लगा मुझे, पहली नौकरी होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उस टाइम काफी अच्छा लगा मुझको। अच्छा, काफी अच्छा लगा, आपने अपनी मम्मी को बताया, ठीक है। उसके बाद बहुत खुशी का माहौल होगा, मिठाई विठाई खाई होगी दबा के आपने, ठीक है, क्योंकि मिठाई के तो आप शौकीन रहे शुरू से, मिठाई खा के तो आप जिम भी जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, आप ये बताइए, जैसे आपका हुआ अगस्त सितंबर में, तो आपने ज्वाइनिंग कब किया? क्या आपको ज्वाइनिंग डेट पता है? एक ज्वाइनिंग हो गई थी जैसे ही रिजल्ट आया था मेरा। अच्छा। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें स्किल टेस्ट होता है। अच्छा। तो उसी टाइम पे डीवी हो गया था हमारा। तो स्किल टेस्ट में वो लोग क्या पूछते हैं? स्किल टेस्ट में तो अब ऐसा है, देखो वहाँ पे तो स्किल टेस्ट में कभी कभी प्रैक्टिकल करवाते हैं, लेकिन जहाँ मैंने दिया था वहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे थे, बीरिंग वगैरह रखी थी, उसके बारे में पूछ रहे थे वो। अच्छा। ये किस टाइप की बीरिंग है, बाकी जो तुम्हारा टेक्निकल से रिलेटेड था वो चीजें, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। अच्छा, तो अब मेरे को आप ये बताइए, जैसे कि लोग जानना चाहेंगे कि जो आपकी पहली जॉब थी तो उसमें क्या सैलरी थी आपकी, ठीक है, जैसे आप पहुंचे क्या सैलरी थी और क्या क्या और बेनिफिट्स थे? जैसे पीएसयू में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ना, जैसे मान लो आपको जो है एचआरए तो मिलता ही है हर जगह, जैसे आपके लैपटॉप, मोबाइल, ड्रेसेस, इन सारे मेडिकल एक्सपेंसेस, तो क्या उसमें आपके अलाउंस थे और कितनी उसमें सैलरी थी, आप थोड़ा बताइए। उसमें ये था कि पहले 2 साल की ट्रेनिंग थी। अच्छा, है ना। ट्रेनिंग में था, पहले साल में स्टाइपेंड दे रहे थे वो 16,500 रुपए अच्छा पर मंथ। अच्छा। और दूसरे साल था 18,500 रुपए। अच्छा अच्छा। इसके बाद था परमानेंट कर देंगे वो, 26,500 बेसिक पे था। अच्छा, है ना। तो अब पहली जॉब थी तो इतना सैलरी वगैरह का पता नहीं रहता आदमी को। पीएसयू का थोड़ा सैलरी स्ट्रक्चर भी अलग है। हाँ बिल्कुल, वो हर आदमी नहीं जान पाएगा उस चीज को, क्योंकि हम बेसिक पे से ही जज करने लगते हैं सैलरी को, है ना। हमें अलाउंस नहीं पता होते उस टाइम तक। तो हम गए, फिर अब जब गए तो आदमी जब एक नौकरी लगती तो दूसरी नौकरी से कंपैरिजन करता है वो, है ना। पता चलता है कि वहाँ सैलरी अच्छी है। तो फिर मैं गया, तो आपने बताया कि वहां पे 26,000, मतलब पहले ईयर में आपका 16,500 और दूसरे ईयर में आपका 18,500, दूसरे ईयर में आपका 18,500 ये था। उसके बाद आपको 26,500 आपका बेसिक हो जाता थर्ड ईयर से। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँ कि आप सैलरी ये मत सोचिए कि 26,500 बेसिक, वो एक बेसिक पे है, लगभग उसका डबल मान के चलते हैं, मतलब 26 का मतलब 50,000 मान के चलो, तो वो आपकी मतलब 50,000 रुपए पर मंथ आपकी एक सैलरी वहां पे लगभग मोटा माटी बनती थी। और वहाँ क्या अलाउंसेस वहाँ कुछ थे, मतलब आई थिंक 2 साल तक तो शायद उतने अलाउंस नहीं होंगे, लेकिन जब थर्ड ईयर में आप जो है तीसरे साल में जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो उसमें कुछ अलाउंस थे वहाँ पे? क्या क्या अलाउंस थे? अलाउंस 2 साल तो कुछ नहीं था, ठीक है, 2 साल तो केवल स्टाइपेंड था, ठीक है ना। इसके बाद अलाउंस थे, जैसे अदर पीएसयू से कम थे वो अलाउंस। अच्छा अच्छा। कोई अलाउंस नहीं था। अच्छा। एक टाइम पे बोनस मिलता था दिवाली में, अच्छा, वो भी बहुत कम मिलता था अदर पीएसयू के कंपैरिजन। जैसे अदर पीएसयू में एक लैपटॉप की स्कीम होती है, क्या वहाँ पे वो लैपटॉप मिलता था? वहाँ पे नहीं थी। मोबाइल की स्कीम होती है, मोबाइल के लिए पैसे मिलते हैं, या यूनिफॉर्म के लिए पैसे मिलते हैं? नहीं, कोई भी नहीं। और मेडिकल का वहाँ पे क्या रहता था? मेडिकल बेनिफिट सही था। अच्छा, मतलब आपके लिए और आपके फैमिली के लिए जो आप पे डिपेंड, अदर पीएसयू की तरह था। अच्छा, मेडिकल जो है वो जैसे अदर पीएसयू में होता है वैसे ही था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर आप
ये बताइए, जैसे आप वहाँ पे काम करते थे तो वहाँ का जो है वर्क कल्चर कैसा था, काम करते हुए कैसा लगता था, और फिर जैसे हमें पता ही है अभी आगे हम देखेंगे कि आपने वहाँ से जॉब छोड़ दी, जी। तो वो कैसा पीरियड था और आपने क्या सोच के जॉब छोड़ी, और क्या वहाँ आप तैयारी कर पा रहे थे, वो थोड़ा बताइए। पहले वहाँ के वर्क कल्चर के बारे में बताइए, फिर वहाँ आप कैसे टाइम निकालते थे पढ़ाई के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक जॉब लग जाए फिर बहुत मुश्किल होता है वो दूसरी जॉब में जा पाए, क्योंकि उनका रहता है कि अगर भाई एक जॉब में आ गए तो टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा। तो इससे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि एक जॉब में रहते हुए भी आप दूसरी जॉब की तैयारी कर सकते हैं और वहां पे आराम से आप जा सकते हैं। तो आप बताइए कि आप वहाँ वर्क कल्चर कैसा था और कैसे आपने वहाँ पे पढ़ाई की। जब हम वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद डिपार्टमेंट मिला हमको, तो उसके बाद हमने 1 महीने तक तो कुछ ज्यादा नहीं काम किया। वहाँ के सब लोगों ने भी उतना प्रेशर नहीं डाला शुरुआत में, है ना। तो अपना जो भी चीजें थी थोड़ा बहुत वो देखते थे, है ना, ज्यादा प्रेशर था नहीं। और फिर हमें डिपार्टमेंट मिल गया। फिर 1 महीने बाद धीरे धीरे काम देने लगे वो लोग कि अब तो सीखना है। हाँ। तो फिर इसके बाद हमने जो मतलब काम था वो उसको देखा, जाना, समझा। इसके बाद फिर फर्दर काम मिलने लगा धीरे धीरे। और वहां पे काम था कोर मैकेनिकल। अच्छा। मतलब एक्चुअल में जो मैकेनिकल का काम है वो था वहां पे। अच्छा। आप सीख बहुत कुछ सकते हो वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी आपकी ब्रांच से रिलेटेड था। मुझे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी मिला था। हाँ। तो मैकेनिकल के लिए तो मेंटेनेंस एक कोर डिपार्टमेंट बोल सकते हो आप। तो वहां पे काम सीखने के लिए बहुत था। अच्छा, तो वहाँ आप जो है काम में एक तरीके से आपकी अभी इंटरेस्ट जगने लगा, क्योंकि 3 साल आप जो पढ़ाई करके आए फिर आपने तैयारी की, तो कहीं ना कहीं फिर वो आप जो है चीजें थ्योरी की चीजें आप प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने लगे, तो आपको काफी जो है अच्छा लगने लगा जैसा आप बता रहे हैं। तो फिर आप जो है वहाँ तैयारी के लिए कैसे फर्दर टाइम निकालते थे, वो थोड़ा आप बताइए। वो सबसे एक मोटिवेटिंग पार्ट रहेगा। जी। तैयारी तो मैंने इसलिए भी चालू करी थी क्योंकि घर से दूर बहुत था एक तो। अच्छा। है ना। तो थोड़ा सा वो भी चीज था कि चलो मैं यहाँ पे कर भी लेता, कोई इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन घर से दूर था तो मुझे ये लगा चलो तैयारी अभी भी हम चालू ही रखते हैं। अच्छा, मतलब आपके लिए जो सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर था इसमें वो ये था कि घर से दूर जॉब है, तो आपके घर से थोड़ा आप पास आना चाहते थे, तो आपके एक वजह थी आपके पास। अच्छा, ये बताइए आपके पास अगर वो वजह नहीं होती तो हो सकता है आप वहीं काम करते, ठीक है। तो आपके पास एक वजह थी, तो उसके लिए आपके दिमाग में था कि मेरे को कहीं ना कहीं पढ़ना है, ठीक है, मेरे को कहीं ना कहीं पढ़ना है और आगे मेरे को और जाना है। फिर वहां पे जैसे काम चालू किया तो थोड़ा दिन तो जनरल शिफ्ट थी मेरी। हाँ। फिर इसके बाद मुझे शिफ्ट में काम मिलने लगा। अच्छा। वहां शिफ्ट चलती थी ना। हाँ हाँ। 3 टाइम की शिफ्ट थी, तो कभी नाइट में, कभी मॉर्निंग में, कभी डे में। इस हिसाब से शिफ्ट में काम मतलब शिफ्ट भी देने लगे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिफ्ट में थोड़ा सा तो रोटेशन बिगड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। शिफ्ट में ये रहता है कि थोड़ा सा लाइफ इम्पैक्ट होती है। बिल्कुल। है ना। मेरा तो ये था कि जितना टाइम फ्री है अपना पढ़ लो। तो आप कैसे पढ़ते थे? जो आपने तैयारी की थी वो नोट्स के पढ़ते थे या अपने फोन में आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ते थे? किस तरीके से आप पढ़ते थे? मैं तो देखो, जैसे मान लो एक कोई शिफ्ट मान के चलो आप अपनी, जैसे आपकी नाइट शिफ्ट है जी, तो आप कैसे अपना एक पूरा दिनचर्या बताइए वहां की कि आप मैं इस तरीके से पढ़ता था, ताकि लोगों को एक एहसास हो कि हम जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं ना। जी। जैसे नाइट शिफ्ट है तो नाइट शिफ्ट में सबसे कम काम होता है, ये तो फैक्ट है हर जगह। हाँ। नाइट शिफ्ट में अगर आप उसको सही से यूटिलाइज कर लो तो बहुत सही चीज है। तो मैं तो अपना वहां पे भी पढ़ता था जितना टाइम मुझको मिल जाता था। मोबाइल था मेरे पास, वहां पे इतना ज्यादा वो नहीं था, रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपको मोबाइल नहीं चलाना या कुछ। काम अपना अच्छे से करो। अच्छा। जो भी काम है ना, जो सर बोल रहे हैं वो करो। हाँ। क्योंकि अगर आप अपना काम ही नहीं अच्छे से करोगे बिल्कुल तो उनको तो मतलब है नहीं इस चीज से कि आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल। और वो तुम्हारे लिए भी सही नहीं है, क्योंकि तुम फिर एक तरह से सही नहीं कर रहे हो ना भाई। तुमको वो जॉब मिली है तो आपको अपनी ड्यूटी निभानी है, उसके साथ में रख के तैयारी करनी है। बिल्कुल। तो मैंने जो है उस हिसाब से अपना वहां पे भी पढ़ता था। बाकी जो घर में टाइम मिलता था रूम में वहां पढ़ता था मैं। नहीं, मैं जैसे ये जानना चाह रहा हूँ, अभी मेरा आप सवाल पकड़ नहीं पा रहे। जी। जैसे आप पढ़ते थे तो आप किस तरीके से पढ़ते थे? जैसे मान लो ड्यूटी पे हैं तो वहाँ तो आप हार्ड कॉपी में नहीं पढ़ पाते हो, कॉपी किताब लेके, तो फोन में पढ़ते थे आप। मान लो फोन में वहाँ पे आप क्या थ्योरी पढ़ते थे या क्वेश्चन पढ़ते थे, या फिर थ्योरी आप साइड पे पढ़ लेते थे और क्वेश्चन जो घर आके लगाते थे? क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए तो आपको पेन पेंसिल या इस तरीके की जरूरत पड़ेगी, हार्ड कॉपी की आपको बैठना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा डिटेल में आप बताइए
हमारे लोगों को ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर हम जो है जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं हम, और हम पढ़ नहीं पाते, हम चाहते हैं कि हम पढ़ लें लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। तो जो एक वे है, जो करेक्ट वे है पढ़ने का, क्योंकि देखो तैयारी तो हो चुकी होती है, ये मान लो कि अगर किसी की सरकारी नौकरी लगी है, तो देखो यहाँ मैं दोनों चीजों को क्लियर करना चाहूंगा। एक प्राइवेट नौकरी का अभी आप हटा दो, उसके लिए भी डिस्कशन करेंगे। आप सरकारी नौकरी में थे तो आप किस तरीके से पढ़ते थे? जैसे आपकी तैयारी तो लगभग हो चुकी होगी थी, एक तरीके से आप रिवीजन करते थे, या मान लो किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कोई नया सब्जेक्ट है उसको आप पढ़ते थे, तो किस तरीके से, जैसे साइड पे भी आप टाइम निकाल लेते थे थोड़ा बहुत, और घर पे आके कैसे पढ़ते, वो थोड़ा डीप जाके आप बताइए। देखो मैं जो है क्वेश्चन जो थे, तो क्वेश्चन में मोबाइल में पीडीएफ थी मेरे पास हर बुक की, जैसे यूथ की थी, हाँ है ना, तो मैं क्वेश्चन लगाता था अपना साइट पे। अच्छा। और जो थ्योरी का था पोर्शन या कोई वीडियो है थ्योरी से रिलेटेड, उसको मैं देखता था रूम पे। अच्छा। क्योंकि थ्योरी ये थी कि अच्छे से पढ़ो उसको, कॉन्सेप्चुअल चीज है वो। हाँ। तो अगर बीच में रिस्ट्रिक्शन आ गई, मान लो आपको किसी बॉस ने बुला लिया या कुछ काम ऐसा आ गया, हाँ। तो थ्योरी तुम बीच में छोड़ के जाओगे, फिर शुरू से पढ़नी पड़ेगी। हाँ। क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन का तो ये मान लो तुमने क्वेश्चन भी छोड़ दिया आपने, हाँ। तो क्वेश्चन का ये है कि क्वेश्चन तो आदमी दोबारा आके पढ़ लेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। वहां तक वो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके, हाँ, फिर नया क्वेश्चन होगा, नया क्वेश्चन होगा, अच्छा। है ना। तो मैं तो यही रखता था पैटर्न कि मुझे क्वेश्चन वाली चीजें साइड पे करनी है, और जो थ्योरी या कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है, अच्छा ना, तो वो मैं रूम पे जाके करता था। तो ये बहुत अच्छी चीज बताई आपने, जो सभी लोग देख रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये क्या करते थे, ये जब जॉब में थे, पुरानी वाली जॉब में, अभी भी ये जॉब में ही है, तो ये क्या करते थे, थ्योरी वाली चीजें रूम पे पढ़ते थे, ठीक है, और जो क्वेश्चन जो लगाते थे साइड पे लगाते थे, क्योंकि जो जेईई एग्जाम होते हैं लगभग अब आज की डेट में उन सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं जी। अभी 2000 आई थिंक 21-22 तक ये ट्रेंड था, 22 के आसपास तक, कि एसएससी जेईई का जो सेकंड पेपर होता था वो डिस्क्रिप्टिव होता था, उसमें लिखना पड़ता था। तो वो पैटर्न चेंज हुआ 2022-23 से, तो उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्टिव हो गई। तो ये काफी अच्छी चीज है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं जॉब के साथ, सरकारी नौकरी के साथ, वो आराम से अपना, देखो थ्योरी की चीज है, अपना रूम पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, 2-3 घंटे का टाइम जो भी उन्हें मिल रहा है। बाकी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो अपना पीडीएफ से वो जो है साइड पे लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये आपकी इस तरीके से आप तैयारी करते रहे, तैयारी करते रहे, तो फिर आप ये बताइए, आपने वहां से आपका कहीं और सिलेक्शन हुआ, ठीक है, फिर आपका क्या बोलते हैं, कौन से ईयर में आपका सिलेक्शन हुआ है? हाँ, तो आप बताइए, आपने तैयारी करते रहे, आप कितने टाइम तक आप वहां पे आपने जॉब की, और फिर आपने वहां से कब रेजिग्नेशन दिया, और कब आपका कहीं और सिलेक्शन हुआ? फिर मैंने वहां पे रह के भी मुझे ये था कि यहाँ से निकलना है, वो मैं एग्जाम और भी देता रहा। उस टाइम पे मैंने बार के जैसे एग्जाम भी दिए, जो भी थे, मतलब जो भी एग्जाम थे, इसरो वगैरह, बार वगैरह, और भी जो पीएसयू के एग्जाम थे वो मैंने दिए वहां पे रह के। तो मेरा कई जगह जैसे इंटरव्यू के लिए हुआ था। अच्छा। एक संस्था थी एटॉमिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड, अच्छा। वहां पे मेरा इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। तो पहली बार फिर मैंने इंटरव्यू की तैयारी की। आप बार की बात कर रहे हैं? हाँ, बार की जैसे ही एक संस्था थी, बार जैसी थी, ठीक है। तो वहां पे मैं इंटरव्यू देने भी गया, तो वहां से काफी अच्छा नॉलेज मिला मुझको कि कैसे एक इंटरव्यू को फेस करना है। और मैंने टाटा स्टील जैसे एग्जाम भी दिए उस टाइम पे। टाटा स्टील की सैलरी अच्छी है, भले ही वो प्राइवेट है, अच्छा, लेकिन ये ऐसी संस्था है, मतलब कि ये एज अ पीएसयू की तरह ही आप इनको लो। अच्छा। आप इनको प्राइवेट जॉब मत मानो, वो अपने एम्प्लॉय का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, और सैलरी भी अच्छी है, यहाँ तक कि सेवी से भी अच्छी सैलरी थी वहां पे। अच्छा। तो मैंने इस टाइम पे भी बहुत एग्जाम दिए। फिर एक एग्जाम आया, एक पीएसयू थी। अब हम अमर जी से इनकी आगे की कहानी जानना चाहेंगे कि इनका जो है दूसरा सिलेक्शन कहाँ हुआ, किस पीएसयू में हुआ, ठीक है। तो अब आगे हम चलते हैं। तो अमर जी आप बताइए, आप आगे की कहानी बताइए। इस टाइम के बीच में भी मैंने काफी एग्जाम दिए, है ना। फिर इसके बाद मेरा सिलेक्शन जो हुआ, एक पीएसयू थी एनएचपीसी जैसी, ठीक है। तो उसका फॉर्म निकला, वो फॉर्म भरा, फिर उसका एग्जाम डेट बहुत जल्द आ गई थी। अच्छा, तो ये आई थिंक आप 2024 की बात कर रहे हैं? नहीं, 2023 में ही लास्ट। आपने जो है सेल में 1 या 2-3 महीने आपने शायद जॉब की जी। उसी दौरान आपका जो है ये एग्जाम निकला, एनएचपीसी जैसी कोई संस्था थी उसी टाइप की जी। एनएचपीसी जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन
जो कि जनरली डैम बनाती है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के थ्रू देश के विभिन्न जो है भागों में जो है उसकी सप्लाई की जाती है। तो इस तरीके की एक संस्था थी, उसका फॉर्म निकला। तो आप बताइए आगे। उसका फॉर्म मैंने फिल करा, तैयारी मैं कर ही रहा था है ना, हर एग्जाम को लेकर। हाँ। तो तैयारी थी मेरी, लगभग ठीक ठाक तैयारी थी। अब फिर उसका फॉर्म निकला तो 1 महीने बाद एडमिट कार्ड आ गया। हाँ। उसके शायद 15 दिन बाद एग्जाम था, एडमिट कार्ड आने के बाद। तो फिर मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम ठीक गया था, ना ज्यादा अच्छा गया था ना ज्यादा खराब गया था। अच्छा। मतलब ठीक ठाक गया था। अच्छा। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि हो ही जाएगा, और ऐसा भी लग रहा था कि हो सकता है ना। तो उसके बाद फिर एग्जाम देने के बाद उसका रिजल्ट आया। अच्छा। 1-2 महीने बाद तो रिजल्ट आया, तो उसमें ये था कि ईमेल पहले ही कर दे रहे थे वो डीबी के लिए अच्छा। कि कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहे थे कि आपका ये जैसे कंप्लीट नहीं है ये। अच्छा, तो आप ये बताइए, जैसे आपका जो है रिजल्ट आपका जैसे आया, आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जो है आप उस टाइम घर पे थे या छुट्टी लेके घर पे आए हुए थे, या आप वहीं जो है कंपनी में ही थे उस टाइम? मैं उस टाइम वहीं पे था कंपनी में। अच्छा। और मेरी ड्यूटी थी, वो भी दोपहर का ही टाइम था, अच्छा। है ना। तो उस टाइम भी मेरी शिफ्ट ड्यूटी थी। हाँ। तो शिफ्ट ड्यूटी थी उस टाइम भी मैं काम ही करवा रहा था, है ना। अच्छा। अच्छा। जो वहाँ के लोग थे उनसे काम करवा रहा था। इतने में मेल आया मेरे पास। अच्छा। कि मेल आया तो मैं समझ गया कि यहाँ सिलेक्शन हो गया है। हाँ। तो उस टाइम तो बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले मैंने फिर फोन मिलाया अपने भाई को। अच्छा। मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा। मैंने उसको फोन मिलाया, मैंने इसमें हो गया मेरा। अच्छा। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने अपने घर वालों को बताया, और वहाँ के 1-2 दोस्त थे उनको बताया मैंने। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा टॉपिक से हटते हैं। आपने जैसे बताया, आपने अपने भाई को बताया, तो क्या आपके भाई उस टाइम पढ़ रहे थे या वो भी किसी जॉब में थे उस टाइम, या आज वो क्या कर रहे हैं? आप अपने भाई के बारे में थोड़ा सा बताइए। उस टाइम वो सिलेक्शन ले चुका था, वो पावर ग्रिड में जेई था। अच्छा। उस टाइम जिस टाइम मैं सेल में था, अच्छा। उसका सिलेक्शन मुझसे पहले ही हो गया था। अच्छा। वो पढ़ने में ठीक ठाक था। अच्छा। तो उसका सिलेक्शन मुझसे पहले हो गया था। अच्छा। पावर ग्रिड में। हाँ हाँ, तो वहां पे वो जेई की पोस्ट पे था। बिल्कुल। तो वो चीजें समझता था, तो हम मतलब दोनों ने ही डिप्लोमा करा था, तो हमें पता थी एक दूसरे अच्छा, की चीजें। वो भी मैकेनिकल से ही डिप्लोमा किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने इलेक्ट्रिकल से किया था उसने। अच्छा। अच्छा। तो वो पावर ग्रिड में जेई था, मैंने उसको बताया। फिर इसके बाद तो आज वो पावर ग्रिड में ही है या फिर कहीं और उनका नहीं, सिलेक्शन इस हुआ? टाइम तो वो यूपी मेट्रो में है। अच्छा, इस टाइम वो यूपी मेट्रो में जेई की पोस्ट पे काम कर रहे हैं? जेई की पोस्ट नहीं है, जेई के ही लेवल का है, मतलब सेम लेवल है। अच्छा, SCTO। अच्छा, नाम जो- अलग है लेकिन है वही पोस्ट और वही। वो जो मतलब ट्रेन ऑपरेट करते हैं, या वहाँ का जो कंट्रोलर। बेसिकली उनका भी यही रीजन रहा होगा कि घर से दूर पावर ग्रिड में जॉब होगी, और उनका भी यही रीजन होगा अपना स्टेट में आने का और घर के पास लेने का ही। हाँ, हाँ। अच्छा, तो मतलब बेसिकली यही होता है दोस्तों कि सरकारी नौकरी में थोड़ा ये लोकेशन का फैक्टर रहता है, घर से दूर थोड़ा सा रहना पड़ता है अगर आपकी जॉब उस टाइप की है तो। और फिर लोग जो है अपना कंफर्ट ढूंढने के लिए या फिर अपनी जो है जिंदगी और अच्छी बनाने के लिए या फिर अपनी जिंदगी और अच्छी बनाने के लिए अपनी स्टेट में अपने घर के पास जो है वो आना चाहते हैं। तो इस तरीके से, तो अमर जी, आपने अपने भाई को बताया, अपने घर पे बताया, अपने दोस्तों को बताया, तो फिर फाइनली आपकी यहाँ पे कब ज्वाइनिंग हुई इस संस्था में? यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हुई 31 जनवरी 2024 को। अच्छा। ठीक है। उस टाइम मेरी यहाँ पे पहला दिन था मेरा। अच्छा। यहाँ पे सब अच्छे से निपट गया, मेडिकल वेडिकल करा के लाना था वो। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि लगभग 6 महीने में फॉर्म भरने से लेके आपका जो है, और क्या आपके कहने का मतलब है कि लगभग फॉर्म भरने से लेके और ज्वाइनिंग तक आपको लगभग 6 महीने का ही इसमें समय लगा, जो है इस संस्था में आपका जो है सिलेक्शन होने में? तो अमर जी, आपने काफी अच्छा बताया अपने बारे में, अपनी जर्नी बताई आपने, ठीक है, और किस तरीके से आपका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो आपका 31 जनवरी 2024 को आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग हुई। सिलेक्शन तो आपका हो गया, ज्वाइनिंग हुई आपकी यहाँ 31 जनवरी 2024 को। तो उसके बाद यहाँ के बारे में थोड़ा सा आप हमको बताइए कि यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, और सैलरी में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इंटेंसिव यहाँ पे आपको मिलते हैं, अलग अलग टाइप के क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में बताइए। जी, तो यहाँ पे तो मुझे थोड़ा सही लग रहा है, मतलब अभी तक मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा बाकी पीएसयू से डिफरेंस है। अच्छे अलाउंस हैं, हर चीज़ अच्छी, बेसिक पे भी अच्छा है हमारा, है ना। और मतलब लाइफ आप बैलेंस कर सकते हो, मतलब एक जेई लेवल की पोस्ट है तो थोड़ा ठीक है चीज़ें,
अच्छा। बाकी अगर कुछ मन हुआ तो आगे भी करेंगे ही। अच्छा, आदमी तो यहाँ पे बेसिक जो सैलरी आपकी है वो क्या है अप्रोक्स? ये अभी हमारा 30,000 बेसिक पे अच्छा, है। लगभग 30,000 आपका बेसिक पे है। तो अब हम कह सकते हैं कि तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ, तो यहाँ पे आपका जो बेसिक पे जो स्टार्ट हुआ वो 29,200 से स्टार्ट हुआ। जी। और लगभग ये 29,200 से आप डबल मान सकते हैं सैलरी, मोटा माटी थोड़ा बहुत रफली आगे पीछे उतनी आपकी सैलरी यहाँ पे उस पे आपका ज्वाइनिंग हुई है आपकी। जी। अच्छा, तो आप ये बताइए, और यहाँ पे पीएसयूज में या इस जैसे पीएसयूज में से एनएचपीसी हो गई, ठीक है, या निपको हो गई, इस तरीके की जो पीएसयूज हैं, सिमिलर जो पीएसयूज हैं, और इस पीएसयूज में क्या ऐसे और इंटेंसिव मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आप थोड़ा बताइए। इसमें तो एक तो पीआरपी मिलती है आपको अच्छा। एक साल में। अच्छा। एक बार बोनस है ना? एक तरीके हाँ, वो बोनस है, जैसे परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है वो आपको मिलेगा। ठीक है। बाकी अदर अलाउंस है, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, मतलब काफी फैसिलिटी ऐसी हैं जो आपको मतलब आपके जीवन यापन में बहुत काम आएंगी। अच्छा। है ना? तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी जो है वो किस तरीके की है? मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, कुछ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है इनके। अच्छा। तो वहाँ पे तो मान लो फ्री है लगभग इलाज। अच्छा। बाकी अगर आपका इम्पैनल्ड भी नहीं है तो आपको लगभग पैसा मिल जाता है पूरा, है ना? जैसे मम्मी पापा का मेडिकल है और आपकी जो फैमिली, आपकी वाइफ या बच्चे होंगे जो, उनका मेडिकल भी लगभग फ्री है। तो ये चीजें मुझे पीएसयू की थोड़ा सही लगती हैं कि अच्छा, मेडिकल आज के टाइम पे मेडिकल बहुत बड़ी चीज है। हाँ। आदमी इस चीज को समझता नहीं है, लेकिन जब वो मुसीबत आती है किसी के सर पर, हाँ, तो वो एक ऐसा बेनिफिट है कि अगर आपको मिलता है तो आपके लिए एक तरह से बोनस है। तो अब जाते जाते हम आपसे एक क्वेश्चन और करेंगे कि आपकी फ्यूचर की क्या योजना है, भविष्य की क्या आपकी योजना है? आप यहीं जो है रहना चाहते हैं, आगे इसी में और ग्रो करना चाहते हैं, या आप जो है कहीं और ट्राई करना चाहते हैं, इससे भी अच्छा आपको मिले वहां ट्राई करना चाहते हैं? आप फ्यूचर की थोड़ा बताइए। मेरा फ्यूचर का तो ये है कि अभी जैसे मैं एक पीएसयू में हूँ, तो मेरा टारगेट अब स्टेट का है थोड़ा सा, कि अगर स्टेट में कुछ वैकेंसी आए या फिर फर्दर कोई पीएसयू में आए जो घर के पास हो। अच्छा। है ना? तो वहां पे अगर आ जाए तो अब एक्सपीरियंस बेस पे भी बहुत सारी नौकरी आती है, तो आगे बहुत चांस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टेट में नहीं आई तो यहीं रह जाएंगे, वो वाली चीज है। क्योंकि एक टाइम पे आदमी घर में सोचते ही कि घर के पास हो। तो मेरा आगे का टारगेट यही है कि थोड़ा और अपनी स्किल डेवलप करेंगे, यहाँ पे भी काम अच्छे से करेंगे, बाकी जो अपना पढ़ाई है वो भी कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, तो मतलब अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये भी बेस्ट है। हाँ, ये भी अच्छी है। मतलब अगर हो जाए सिलेक्शन तो कोई वैसे मतलब अच्छी चीज है, नहीं भी हुआ तो ये भी अच्छी है। ये कोई वैसी नौकरी नहीं है कि मतलब मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं फील हो रहा, मुझे बहुत सही लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इनकी जो पूरी कहानी रही है, इस तरीके से रही है। एक ये यूपी के बांदा जिले से जो है आते हैं, और किस तरीके से इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के जो है ये आज मुकाम हासिल किया है। गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया, उसके बाद ये कोचिंग इन्होंने की, जूनियर इंजीनियर के लिए इन्होंने तैयारी की। उसके बाद इन्होंने फिर लगभग 1 साल जो है अप्रेंटिस की, ठीक है, HAL लखनऊ इन्होंने अप्रेंटिस की। अप्रेंटिस के बाद फिर इनका सिलेक्शन सेल जैसी कंपनी में हुआ, जो कि काफी नामी गिरामी कंपनी है, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ। वहां इन्होंने काफी अच्छे से काम किया। किस तरीके से इन्होंने सेल जैसी कंपनी में अच्छे से काम किया, और अपनी जो है काम करते करते अपनी पढ़ाई को इन्होंने जारी रखा, और एक सरकारी नौकरी में होते हुए इन्होंने तैयारी की, जो हमने वीडियो में काफी अच्छे से इन्होंने बताया है। और आज ये एक अच्छे मुकाम पर हैं, एक अच्छी पीएसयू में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जहां भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां पे आप अच्छे से काम करिए, ठीक है, जिस भी संस्था में आप काम कर रहे हैं, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर आप फ्यूचर में कुछ और करना चाहते हैं, अगर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल वही है तो कोई दिक्कत इसमें ऐसी बात नहीं है, तो आप जो है आगे कर सकते हैं। और इस तरीके की हम आगे और भी वीडियो लेके आएंगे। आज हमने देखा कि गवर्नमेंट जॉब के साथ भी हम तैयारी कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ इस तरीके के एस्पिरेंट को लेके आएंगे जो प्राइवेट नौकरी करते हुए भी उन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी की और आज वो सफल है अपने जीवन में। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।